हेलो बच्चों, मेरा नाम हरकेश्वर प्रजापति है। आपका प्रजापति क्लासेज में आपका स्वागत है। हम क्लास 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर के आज डिस्कशन की बात करेंगे। देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे त्रिकोणमिति की परिभाषा। सबसे पहले त्रिकोणमिति की परिभाषा देते हैं। तो त्रिकोणमिति आखिर है क्या चीज़, ये हम जानेंगे। यहाँ से देखते हैं त्रिकोण। त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोण। तीन कोण। कोण मिति मीन्स होता है मापन। मापन यानी तीन कोणों का मापन जिस पद्धति में किया जाता है और तीन अनुपातों में किया जाए उसे हम त्रिकोणमिति कहेंगे। अर्थात यदि हम इसकी परिभाषा देखें, अब यहाँ हम परिभाषा की बात करें तो त्रिकोणमिति की परिभाषा इस तरह की हो गई कि तीन कोणों का मापन तीन अनुपातों में किया जाए तो उसे त्रिकोणमिति पद्धति कही जाएगी। तो इसमें तीन कोणों का, यहाँ देखेंगे तीन कोण शब्द लिखा हुआ है और यहाँ पे तीन अनुपात की बात की गई है। तो इन्हीं दोनों के बारे में हमें सबसे ज़्यादा जानकारी हासिल करनी होगी। तीन कोणों का अर्थ क्या होता है कि ऐसा बंद आकृति जिसमें तीन कोण उपस्थित हों, तो उसमें होता है त्रिभुज। यानी त्रिभुज, यहाँ देखेंगे कि इस पूरे त्रिकोणमिति में त्रिभुज के कोणों का मापन, यानी त्रिभुज के कोणों का मापन उसके भुजाओं के संबंध में तीन अनुपातों का अध्ययन करना होता है। जैसे इसमें हम देख लेते हैं कि कोई एक समकोण त्रिभुज दिया गया हो, तो इस तरह से समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यह 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने वाला जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। और जहाँ से हम कोण का अध्ययन भुजाओं के संबंध में करते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और शेष अतिरिक्त भुजा को हम आधार कहते हैं। आधार कहते हैं। तो अब हम इस कोण के संबंध में इन तीनों भुजाओं के बारे में जिन संबंधों को हम लेते हैं उन्हें हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। उन्हें त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो ऐसे हमारे तीन अनुपात होंगे जिनको मूल अनुपात कहा जाएगा। मूल अनुपात कहे जाएंगे। वो मूल अनुपात कौन कौन से हैं? जैसे साइन, कोस, सेक, कोस और टेन। ये हमारे तीन मूल अनुपात हैं। इनके तीन व्युत्क्रम अनुपात होते हैं। तो हम देखेंगे इनके तीन व्युत्क्रम अनुपात। साइन का जो होता है वो कोसेक होता है। कोसेक। कॉस का जो होता है सेक होता है। टैन का जो होता है कॉट होता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास तीन मूल अनुपात होते हैं और तीन व्युत्क्रम अनुपात होते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे साइन की। तो साइन में क्या होता है कि साइन ऐसा अनुपात है, साइन ऐसा अनुपात है जो यह लंब और कर्ण के अनुपात को व्यक्त करता है। यहाँ से हम देखेंगे साइन एक ऐसा अनुपात है जो लंब और कर्ण के अनुपात को व्यक्त करता, अर्थात
हम इससे ये समझ सकते हैं कि साइन यदि थीटा लिखा जाए तो इसे हम व्यक्त करेंगे लंब बटे कर्ण के रूप में। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कॉस की। कॉस ऐसा अनुपात है जो यह आधार और कर्ण के अनुपात को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं tan की बात करेंगे तो tan ऐसा अनुपात है जो लंब और आधार के अनुपात को व्यक्त करता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये तीन अनुपातों के बारे में हम समझ सकते हैं कि साइन जो है वह हमारे लंब और कर्ण के बीच संबंध को व्यक्त कर रहा है। कॉस जो है वह आधार और कर्ण के बीच संबंध को व्यक्त कर रहा है। और हम tan को देखेंगे तो यह लंब और आधार के अनुपात को व्यक्त करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन तीनों भुजाओं में आपस में तो संबंध हो गए और इस कोण के बीच संबंध जो हो गया, तो इसके जस्ट अपोजिट की बात करेंगे तो अपोजिट में हमें मिलता है कि जो साइन का व्युत्क्रम है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक में हम देखेंगे कि कोसेक थीटा की बात करें तो यह हो जाता है हमारा कर्ण बटे लंब, जो क्या है साइन का अपोजिट है, यहां से फिर देखेंगे कि कॉस का व्युत्क्रम सेक होता और सेक थीटा इक्वल होता है कर्ण बटे का आधार। इसी प्रकार से tan का व्युत्क्रम कॉट होता, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। अभी तक तो हम इस तीन अनुपात के बारे में पढ़े और वो तीन अनुपात देखेंगे कि साइन, कॉस और tan के बारे में हमने पढ़ा और यानी तीन उसके व्युत्क्रम अनुपातों को हमने देखा। अब यहाँ से इन्हें याद करने के छोटे से ट्रिक के बारे में आप देखेंगे कि कैसे इसे जल्दी से जल्दी याद किया जाए। आप जानते हैं कि हम लोग पिछली कक्षा में या पढ़े होंगे, कुछ बच्चे या नहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि यल बाई का के ए लाल बटे का कक्का। अब यहाँ से किसी समकोण त्रिभुज की हम बात करते हैं तो ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से देखेंगे ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण जिस कोण को लिया जाए, जिस कोण को लिया जाए उसके सामने की भुजा
लंब लंब कहलाती है तथा शेष शेष भुजा आधार कही जाती है। शेष भुजा को हम आधार कहेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज है इसके जस्ट सामने की जो भुजा होगी, इसके सामने जस्ट भुजा होगी, इसे हम कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण। यहाँ थीटा लिया गया है तो लिया गया कोण की जस्ट सामने की भुजा लंब कही जाएगी, लंब कही जाएगी। लंब को कैपिटल यल से प्रदर्शित करते हैं और कर्ण को के से प्रदर्शित किया जाए। अतिरिक्त भुजा को हम आधार कहेंगे, आधार जिसे ए से कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब इन अक्षरों से इसे प्रदर्शित कर लिए समकोण त्रिभुज में, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं पहले के ऊपर यदि हम लिख दें साइन थीटा, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है? यल बाई का के। यहाँ से देखिए कि साइन थीटा बराबर यल अपॉन का के लिखा हुआ है, जिसे लंब बटे का कर्ण कहा जा सकता है, जिसे क्या कह सकते हैं? लंब बटे का कर्ण ये कहा जा सकता है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं ये दूसरे स्टेप की बात करते हैं, तो ये दूसरा स्टेप जो हमें नजर आ रहा है इसका मतलब होता है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हमारा है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ से देखेंगे ऊपर वाली भुजा आधार को व्यक्त कर रहा है, आधार बटे ये कर्ण को व्यक्त करता है, यहाँ से ये कर्ण को व्यक्त करता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि अगली जो है वो tan थीटा बराबर हमें मिलेगा यल अपॉन का ए, यानी लंब बटे का हमारा है आधार, आधार यानी लंब बटे का आधार की बात करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि हमें क्या लिखना होगा इसके ऊपर? tan थीटा। अब इसके अपोजिट की बात की जाए तो अपोजिट में यहाँ हम लिख सकते हैं कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का अर्थ होगा कि आप के बाई का यल याद करेंगे, तो यहाँ से कोसेक थीटा की बात करते हैं तो ये कोसेक थीटा का अर्थ होगा कि के बाई का यल, जहाँ से आप समझ सकते हैं कर्ण बटे का क्या होगा? आपका लंब होगा, कर्ण बटे का लंब होगा। यहाँ से सेक की बात करते हैं, सेक थीटा बराबर आपका होगा के बाई का ए, जहाँ से आप देखेंगे कि कर्ण बटे का यानी आधार, आधार। अब यहाँ से देखेंगे कि tan का जो होता है वो cot थीटा बराबर होता है ए बाई का यल, यहाँ आधार बटे का लंब, ये आपको आधार बटे का लंब नजर आता है। तो इस तरह से हम चाहे तो इसके सभी सूत्रों को आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ कोसेक हो गया, के बाई का यल हो गया, यहाँ से आप देखेंगे सेक थीटा के बाई का ए हो गया, यहाँ से आपका काट आया, कॉट थीटा बराबर ए बाई का यल हो गया। इस तरह से हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। बार बार एक शब्द आ रहा है समकोण, यानी समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। समकोण, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज तो हम जान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होती है, जिसे हमें समझना होगा। उस पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग सीखेंगे। यहाँ हम त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के बिना अध्ययन के हम इसमें किसी भी त्रिकोणमिति के सवाल को नहीं हल कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले त्रिकोणमिति को हल करने से पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में एकदम अच्छे से जानना जरूरी होगा, जिसमें समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय का जानना जरूरी है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, इसमें प्रमेय शब्द का अर्थ क्या होता है। प्रमेय शब्द का अर्थ जो होता है वो ये होता है कि कोई भी कथन अगर दिया गया हो तो उसे यदि गणितीय रूप में परिवर्तन करना ही प्रमेय कहलाता है। तो यहाँ पे एक कथन लिखा हुआ है, अब इस कथन को हम गणितीय रूप में समझेंगे और देखते हैं क्या है
तो यही होता है हमारा यानी क्या चीज कि पाइथागोरस प्रमेय। देखते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, यहां से देखेंगे कर्ण पर बना वर्ग, तो हम यहाँ कल्पना करते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज की बात करेंगे कि जो समकोण हो। तो यहां से देख लेते हैं ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण के सामने वाली भुजा है वो हमारी होगी कर्ण, कर्ण, और अगर यहाँ थीटा रख दिया जाए तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और अतिरिक्त भुजा को आधार कहेंगे, आधार। तो यहाँ से इसमें कहा गया है समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग। कर्ण पे बने वर्ग का अर्थ होता है कि हम यहाँ भी ये समझ लें कि इसके द्वारा एक वर्गाकार क्षेत्र की बात की गई है। यहाँ पे एक वर्गाकार क्षेत्र की बात की गई है, तो हम देखेंगे ये वर्गाकार क्षेत्र है और इस क्षेत्र की जो बातें की गई है, इस पूरे क्षेत्रफल की बातें जो की गई है वह अन्य दो भुजा की बात करेंगे। तो अन्य दो भुजा के वर्गों, यहाँ से देख लेंगे लिखा हुआ है कि अन्य दो, मतलब अन्य दो की बात करेंगे तो हमारा यहाँ लंब और आधार आने वाला, भुजा पर बने वर्गों के योगफल की बात करेंगे। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये इस पर बना ये जो वर्ग है ये, और ये नीचे ध्यान से देखेंगे इस पर बना ये वर्ग, यदि इसका क्षेत्रफल यदि हम निकालें तो इधर भी लंब होगा आपका, तो यहाँ लंब का स्क्वायर होता है, लंब का आपका क्या होगा स्क्वायर, जो क्षेत्रफल होगा। यहाँ से क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे ये आधार है तो ये भी आधार ही होगा, क्योंकि हमने वर्ग बनाया है। तो यहाँ से आधार का स्क्वायर कर दिया जाएगा तो यही क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ से फिर देखेंगे, यहाँ से अगर इससे बना वर्ग ये है तो यानी ये भी क्या होगा आपका कर्ण ही होगा, एक तरह का कर्ण होगा। तो यहाँ से इसके क्षेत्रफल की बात अगर करते हैं, इसके क्षेत्रफल की, तो यहाँ जो क्षेत्रफल होगा वो कर्ण का स्क्वायर होगा। तो हमारा जो कथन है वो ये कह रहा है कि इस कर्ण के द्वारा जो भी वर्ग का क्षेत्रफल होगा वह लंब के क्षेत्रफल, लंब भुजा से बनाए गए वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वह अतिरिक्त भुजा आधार से बनाए गए क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होगा। मतलब ये है कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर जो होगा वह लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। यहाँ से ये निकल के आया कि इसके द्वारा बनाया गया जो क्षेत्रफल होगा, इसके द्वारा जो बनाए गए क्षेत्रफल हैं और इसके द्वारा जो बनाए गए क्षेत्रफल हैं, तो लंब और आधार के क्षेत्रफलों को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो वह कर्ण के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसे ही पाइथागोरस प्रमेय कहा गया। इस तरह से हम देखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर हमें बराबर पता चला है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। यदि हमें कहीं कर्ण ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर करेंगे और प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें पता चलेगा क्या, कर्ण पता चलेगा। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से यदि हमें लंब ज्ञात करना होगा, लंब का स्क्वायर को पहले लिखेंगे, इसको इधर लेके आइए, ठीक है, या इसको उधर लेके जाइए। सब कुछ करने के पश्चात ये देखेंगे कि कर्ण के स्क्वायर में से यह आधार का स्क्वायर हटा दिया गया है। तो यदि हमें लंब चाहिए तो लंब के लिए हमें याद रखना होगा कि अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ से हम देखेंगे कि लंब यदि हमें चाहिए तो हम क्या करें, इस आधार को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर।
तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो ये कड़ी में नजर आने लगता है और ये हो जाता है हमारा कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर के रूप में। यदि हमें आधार ज्ञात करना होगा इसी प्रकार से, यदि हमें आधार ज्ञात करना होगा तो आधार बराबर होता है रूट में कण का स्क्वायर माइनस यानी लंब का स्क्वायर। इसका प्रयोग करेंगे तो इस तरह से हम लंब से आधार और आधार से लंब को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम अगले स्टेप की ओर चलते हैं और देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बाद, यानी हम पढ़ेंगे मूल अनुपातों तथा व्युत्क्रम अनुपातों में संबंध की बातों को पढ़ेंगे कि मूल अनुपात तथा व्युत्क्रम अनुपात किस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मूल अनुपातों तथा व्युत्क्रम अनुपातों का गुणनफल सदैव एक होता है। तो ये कैसे होता है इसके बारे में हम सीखते हैं आज। यहाँ से हम देखेंगे कि ये साइन थीटा है। अब इसका व्युत्क्रम क्या होता है, इसका व्युत्क्रम जो होता है वो कोसेक थीटा है। यदि इनका आपस में गुणा कर दिया जाए तो कथन के अनुसार ये 1 आने वाला है। तो देखेंगे कैसे। यहाँ पे होता क्या है कि यह लंब बटे का कर्ण होता है और इसका मतलब यह होता है कि ये कर्ण बटे का लंब है। तो यदि इनको आपस में गुणा कर दिया जाए या गुणनफल किया जाए तो ये लंब से लंब कैंसिल हो जाएगा और ये कर्ण से कर्ण, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो मतलब ये 1 बाई का 1 बचा जो 1 को इंगित करता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यह LHS बराबर LHS बराबर RHS। इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि मूल अनुपात तथा व्युत्क्रम अनुपात का गुणनफल सदैव 1 होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यदि हमसे पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो 1 बाई का कोसेक थीटा होता है। यदि हमसे पूछा जाए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है तो ये 1 बाई का हमारा साइन थीटा आने वाला है, 1 बाई का साइन थीटा आने वाला है। तो इस तरह से हमें इन सूत्रों को याद रखना होगा। यहाँ से देखिए, यदि cos थीटा और इसका व्युत्क्रम sec थीटा होता है, यदि इनका गुणनफल किया जाए तो 1 आता है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि आधार बटे का कर्ण गुणे कर दिया जाए, कर्ण बाई का आधार। यदि इनका आपस में गुणा कर दिया जाए तो ये a से कैंसिल हो जाएगा, k से कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई का 1 आया और ये 1 के बराबर है। जो 1 इक्वल क्या होने लगा, 1 होने लगा। तो यहाँ से देखेंगे LHS बराबर होता है RHS। यहाँ से हम देख लिए ये आपस में बराबर हो गए। इस तरह से यदि हमसे पूछा जाए कि cos थीटा बराबर क्या होता है तो 1 बटे का sec थीटा होने लगता है, क्योंकि इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं। और यहाँ से sec थीटा यदि पूछा जाए, sec थीटा बराबर तो 1 बाई का cos थीटा होता है, 1 बाई का cos थीटा होता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि होता क्या है कि tan थीटा cot थीटा के साथ गुणा किया जाए तब भी ये 1 आता है। तो यहाँ से देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आधार बटे का लंब बटे का आधार होता है और गुणे आधार बटे का लंब होता है। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे या गुणनफल करेंगे तो ये इससे कैंसिल और यहाँ पे इससे कैंसिल हो गया, ये 1 बाई का 1 आया तो ये 1 के बराबर है, LHS बराबर RHS। तो यहाँ से हम देखेंगे यदि हमसे पूछा जाए tan थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटे का cot थीटा होगा, और यदि cot थीटा पूछा जाए तो 1 बटे का tan थीटा होगा। तो इस तरह से हम इन्हें याद कर सकते हैं। यदि हम इनको याद कर लेते हैं तो प्रश्न को हल करने में बहुत ही हमें मदद मिलेगी। यहाँ हम देखेंगे कि NCERT यूपी बोर्ड के बुक का हम लोग अध्ययन करेंगे और इसमें सबसे पहला प्रश्न अभ्यास 8.1 का हम देखेंगे। ये पहला प्रश्न है कि ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यानी हमारा पहला प्रश्न है और ये दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि साइन A की वैल्यू ज्ञात कीजिए और cos A की वैल्यू। दूसरे प्रश्न में ये कहा है कि साइन C की वैल्यू ज्ञात कीजिए और cos C की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम
सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि सवाल नंबर 1 कैसे हल करेंगे। सवाल नंबर 1 कैसे हल करते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा और इसका नाम करना होगा, तो बी को समकोण पे रखना होगा। तो बी को समकोण पे रख दिए, ये हमारा समकोण हो गया। अब हम स्वतंत्र हैं, ए को कहीं रखें और बी को कहीं रखें और सी को कहीं रख दें। यह हमारा ए हो गया और ये सी हो गया। अब इसके माप के अनुसार हम ए बी को रखते हैं, तो ए बी हमारा दिया गया है ये 24 सेंटीमीटर और फिर बी सी की जो वैल्यू दी गई है ये हमारा 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 7 सेंटीमीटर रख दिए। अब हमसे पहले सवाल में ये पूछा गया है कि साइन ए, तो ए कोण को यह यानी इंगित किया हुआ है, तो इसके लिए इधर आएंगे तो यह हमारा जो समझ में आएगा ये लंब है ये सामने वाली भुजा और इसके सामने वाली भुजा इधर जाएंगे तो यह हमारा कर्ण नजर आएगा और अतिरिक्त भुजा यह हमारी आधार बनी हुई है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमें क्या क्या ज्ञात है। लंब ज्ञात है यह वो कितना है 7 सेंटीमीटर और फिर आधार ज्ञात है ए, ये हमें पता है कि ये 24 सेंटीमीटर है। फिर हमें कर्ण नहीं पता, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा जो हम पीछे अभी पढ़े थे। कर्ण बराबर होता है कि अंडर रूट में लंब का स्क्वायर करेंगे और प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से हम देखते हैं ये अंडर रूट में हो गया 7 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का आप स्क्वायर कर लो, 24 का जो स्क्वायर होगा 24 में 24 का गुणनफल करना होता है। तो यहाँ 4 चौके 16 को 6, एक हासिल 4 दूना का 8, फिर 4 दूना का 8, 8 16, एक जोड़ेंगे तो 17 को 7 लिखते हैं। 2 दूना का 4, 4 एक हासिल है 5 हो गया, यानी 576 है। इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ते हैं, हमारा 49 जोड़ना होगा इसमें, तो इसे जोड़ेंगे तो यह हमारा हो गया 5 और इधर जोड़ेंगे तो यह हो गया 12 को 2, यहाँ से आ गया आपका 6, यानी 625 यह हमारा कर्ण है। अब यहाँ से देखेंगे कर्ण बराबर हमारा 625 किसका वर्ग है 25 का, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो इसका 25 गुणे 25 से हम लिख सकते हैं। इसको कहने का अर्थ है 25 गुणे ये 25 लिखा हुआ, इसका जोड़ा लग गया तो ये आ गया हमारा 25, यानी कर्ण की जो वैल्यू निकल के आ गई वो हमारी 25 निकली। अब यहाँ से जो सवाल पूछा गया उसका हम आंसर देंगे। तो सवाल फर्स्ट सवाल में ये पूछा गया है कि साइन ए बराबर क्या होता है। तो साइन ए बराबर हम सीखेंगे कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे का कर्ण। तो यहाँ से हम देखेंगे कि लंब की जो वैल्यू है वो 7 है, तो इसके 7 बटे कर्ण चाहिए, तो कर्ण का मान 25 दिया हुआ है, तो इसका जो रिजल्ट आया वो साइन ए की जो वैल्यू है 7 बटे का 25 हो गया। ये हमारा पहला आंसर रहा। इसी का सेकंड वाला है, देखेंगे कॉस ए का मान पूछा गया है। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण पूछा गया है, तो आधार की जो वैल्यू है वो हम देखेंगे। आधार का जो मान है वो 24 दिया गया है, तो 24 ऊपर लिखेंगे, नीचे हमारा 25 है जो कर्ण है, तो ये कॉस ए का जो मान आया वो आया 24 बटे का 25। इस तरह से हम पहले प्रश्न को हल कर लिए। अब इसके सेकंड प्रश्न को हल करेंगे। अब देखते हैं इसका सेकंड प्रश्न। अब यहाँ हम सेकंड प्रश्न को हल करेंगे। देखते हैं एक त्रिभुज ABC में B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
यहाँ हम फर्स्ट प्रश्न को तो पढ़ चुके हैं, अब सेकंड प्रश्न की बारी है। तो यहाँ से देख लेते हैं सेकंड प्रश्न के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यह हमारा समकोण त्रिभुज है और बी को हम रखेंगे समकोण पर, और इसके जस्ट सामने वाला भुजा ये कर्ण कहलाएगी, यह हमारी कर्ण भुजा कहलाएगी क्योंकि समकोण के सामने की है। अब हमें ये जानना होगा कि सी को कहाँ रखना चाहिए। सी को यदि हम यहाँ रखते हैं तो हमें ए को यहाँ रखना होगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जब सी को हम यहाँ रख लिए तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, ये लंब होगी, क्योंकि इस प्रश्न में ये दिया हुआ है कि सी, तो सी को हम यहाँ रख लिए तो जस्ट इसके सामने वाली लंब होगी, और अतिरिक्त भुजा को हम आधार कहेंगे, आधार कह दिए। पहले तो इतना क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद मान को रखते हैं। ए बी बराबर हमारे पास दिया हुआ 24, तो इसकी जो वैल्यू दी गई है वो 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ये लंब की जो वैल्यू है ये 24 है। अब यहाँ से BC का मान जो दिया गया है वो आधार है, ये हमारा जो मान दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर। हमें कर्ण नहीं पता है तो कर्ण को हमें ज्ञात करना होगा। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि जो हमारा लंब है, लंब वो बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। इसे हम यल से डिनोट करेंगे, और आधार जो दिया हुआ है, आधार की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करेंगे तो कर्ण के लिए होता है अंडर रूट में 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। अभी अभी जस्ट किए थे, तो ये अंडर रूट में 24 का स्क्वायर अभी अभी जस्ट किए थे, 24 गुणे 24, इसका गुणनफल करेंगे। 4 चौके 16 को 6, 4 दूना का 8, 4 दूना का 8, 8 16, 16 1 17 को 7, और यहाँ से 2 1 कम 2 1 जोड़ेंगे तो ये 576 आने वाला है। कितना आने वाला है? 576, और प्लस 7 का, 7 में 7 का गुणा करेंगे तो ये 49 होगा। तो यहाँ से टोटली यदि हम ऐड करते हैं तो ये हमारा आता है 625, जो 25 गुणे 25 मिलता है, अर्थात ये अंडर रूट में हम देखेंगे 25 गुणे का ये 25 हो गया। इसका जोड़ा लगाते हैं तो ये हमारा कर्ण की जो वैल्यू है ये पता चली, और इसका मान आया हमारा 25। अब हमें प्रश्न को हल करना है। अब वो देखेंगे कि जो सेकेंड प्रश्न था वो क्या है। हमारा सेकेंड प्रश्न है कि साइन सी की वैल्यू क्या होगी। तो साइन सी का अर्थ होता है कि लंब बटे का कर्ण होता है। तो यहाँ से देखेंगे लंब की जो वैल्यू है वो हमारी 24 है। कितनी है? 24 है। यहाँ 24 बटे का कर्ण की जो वैल्यू आई है वो 25 आई है। तो यहाँ साइन सी की जो वैल्यू निकल के आई वो हमारी 24 बटे का 25 है, 24 बटे का 25 है। इसमें पूछा गया कॉस सी की वैल्यू। तो कॉस सी का अर्थ होता है आधार बटे का कर्ण होता है। तो हम आधार की वैल्यू देखेंगे 7 है, और बटे ये 25, क्योंकि कर्ण का मान 25 था। तो ये कॉस सी की जो वैल्यू आई वो 7 बटे का 25 आया, 7 बटे का 25 आया। यहाँ से ये दोनों वैल्यू को हम देख लेते हैं, यही हमारा एग्जैक्टली आंसर होगा। यहाँ अब अभ्यास 8.1 का हम देखेंगे। यह प्रश्न नंबर 2 है। इसमें आकृति दी हुई है पहले से, और इस आकृति को हमें अध्ययन करते हुए tan p माइनस tan r का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यह तीसरी भुजा नहीं ज्ञात है, तो हम तीसरी भुजा को ज्ञात करते हैं और देखते हैं कितना आएगा। यहाँ से हमें q r की जो वैल्यू ज्ञात करनी होगी वह इस कर्ण के स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाना होगा। तो यहाँ से 13 के स्क्वायर में से हमें 12 को घटा देना होगा। तो देखेंगे कितना आने वाला है। अभी हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। इसके अनुसार हम लिखेंगे यहाँ से 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब देखते हैं एक बार ही जोड़ेंगे तो 13 प्लस का 12 और एक बार 13 माइनस का 12। यहाँ से हम जोड़ेंगे तो ये 25 इंटू का 1, तो ये हमारा टोटली 25 आ गया। अब यहाँ से इसका हम अध्ययन करते हैं तो ये अंडर रूट में 25 इंटू का 1 मिला। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये अंडर रूट में 5 गुणे का 5 आया। इसका जोड़ा लगा के हम बाहर करेंगे, तो यह जोड़ा लगा के जब बाहर करेंगे तो क्यू आर के जो मान आए वो आया हमारा 5। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें 5 मिली।
और उसके बाद हम अध्ययन करते हैं। तो हमें मान किसका ज्ञात करना था ये देख लेते हैं। हमें मान जो ज्ञात करना है वो tan p माइनस cot r की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम देखेंगे tan p की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें p शब्द कहा हुआ है, इस सवाल में p शब्द जब कहा हुआ है तो p के लिए ये लंब होगा। तो tan का जो वैल्यू होता है वो लंब बटे का क्या होता है, आधार होता है। तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि जो लंब है वो 5 लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 5 बटे का, फिर क्या करेंगे आधार, इसके लिए आधार जो है वो 12 है तो इसके लिए 12 लिखेंगे। यहाँ से माइनस करेंगे, cot r की वैल्यू कह रहा है तो ये cot r की बात की गई है तो r के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो हम जानते हैं cot बराबर होता है आधार बटे का लंब होता है। तो यहाँ से देखेंगे इस r के लिए ये आधार होगा और ये लंब होगा, तो आधार हमारा कितना है 5 है और बटे लंब कितना है आपका, तो लंब ये 12 है। यदि इसे सॉल्व करते हैं तो इसका मान जो आएगा वो 0 आएगा, इसका मान 0 आएगा जो कि उत्तर होगा। अभ्यास 8.1 का देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान का परिकलन कीजिए, यानी a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि जो साइन a बराबर ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, ऊपर का हमें लंब मिलने वाला है और नीचे का कर्ण मिलने वाला है। यहाँ से ये 3/4, तो ये जो लंब की वैल्यू दिया गया वो 3 है और कर्ण की जो वैल्यू दिया गया वो 4 है। लेकिन इस सवाल के अनुसार हमें आधार नहीं पता है, तो हमें आधार ज्ञात करना होगा। आधार बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण का हम स्क्वायर करेंगे, इसमें से लंब के स्क्वायर को घटा लेते हैं, ये हम घटा लिए। तो यहाँ से हम देखेंगे कि सबसे पहले आया क्या चीज़ कि 4 का स्क्वायर और माइनस का 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे कि हमें सूत्र पता है, क्या पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर पहले ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस का b। अब देखेंगे कि इसे हम एक बार जोड़ते हैं, एक ब्रैकेट में जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस का 3 और दूसरे ब्रैकेट में 4 माइनस का 3। इस तरह से हम देख रहे हैं तो ये 7 इंटू का 1 आया, तो ये अंडर रूट में केवल 7 आ गया, यानी अंडर रूट में केवल 7 आया, यह हमारी आधार की वैल्यू। तो हमें ज्ञात क्या करना है cos a का मान हमको ज्ञात करना है। cos a बराबर होता है आधार बटे का कर्ण, आधार बटे का कर्ण। यहाँ से हम देखेंगे कि आधार की जो वैल्यू आई अंडर रूट में 7 आई है, y का हमें कर्ण का वैल्यू जो पता है वो 4 पता है, तो ये हमारा जो मान निकल के आया वो cos a की जो वैल्यू आई अंडर रूट में 7/4 आया। अब यहाँ से देखेंगे कि हमें दूसरी वैल्यू पता करनी है tan a का जो मान होता है वो होता है लंब बटे का आधार। तो लंब की जो वैल्यू है वो लंब का जो मान है वो 3 बटे का आधार की जो वैल्यू है वो हमारी आई है अंडर रूट में 7। तो यहाँ से हम देखेंगे tan a का जो मान है वो 3 बटे का अंडर रूट में 7 है। इस तरह से इन दोनों का मान हमें ज्ञात हो गया। यहाँ अब अभ्यास 8.1 का ये चौथा सवाल हम देखेंगे कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और cos a का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये वैल्यू हमें दिया गया है तो इससे हम ज्ञात करेंगे। ये 15 cot a बराबर 8, तो इससे हम क्या करेंगे, ये समझते हैं कि इसके बटे 1 है और इसके भी बटे 1 है। यहाँ से हम इस संख्या का केवल तिर्य गुणा करेंगे तो ये देख लेते हैं कि cot a बराबर ये 8 बटे का ये 15 हो गया। इससे हमें ये पता चलता है कि ऊपर लिखी गई जो अंक है वो आधार है और नीचे लिखी गई अंक जो है वो हमारा यानी लंब है। तो हमें कर्ण नहीं पता है, तो हमें सबसे पहला काम ये करना होगा कि कर्ण को ज्ञात करना होगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है पाइथागोरस
गोरियस प्रमेय से हम ज्ञात करेंगे कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये देखेंगे तो यहाँ से हम देखते हैं लंब की जो वैल्यू है वो 15 पता है, 15 का स्क्वायर करेंगे और प्लस यहाँ से 8 का स्क्वायर करेंगे। 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है। कितना होता है? 225। 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इस तरह से हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारा मिलता है, इनका ये ऐड करेंगे तो ये 9 मिला और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना मिलेगा? 6 7 8 और ये हमारा मिला 2। अब ये अंडर रूट में। अब हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखते हैं कितना आने वाला है। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये देख लेते हैं, लिखा हुआ है 289। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 17 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 17 बाद में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ये 17 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड रहा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये अंडर रूट में 17 गुणे का ये 17 हो गया तो ये हमारा आया 17। अब हम इसका मान ज्ञात करते हैं कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी। तो साइन ए बराबर जो हमें पता है वो ये पता है कि लंब बटे का क्या होता है? कर्ण होता है। लंब बटे का कर्ण होता है तो लंब की जो वैल्यू पता है वो हमारा पता है 15। तो ये 15 बटे का कर्ण की जो वैल्यू हम ज्ञात किए वो 17 ज्ञात किए। तो इस तरह से साइन ए का जो मान आया वो 15 बटे का 17 आया। अब यहाँ से हमें दूसरा मान ज्ञात करना है सेक का। तो यहाँ से हम जानते हैं कि सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे का आधार। ये कर्ण बटे का आधार है। कर्ण की जो वैल्यू हमें पता चली है वो 17 है और ये 17 बटे का जो आधार का मान है वो 8 है। तो ये जो सेक ए का मान आया वो ये आया कि 17 बटे का 8। ये मान ज्ञात हो गया। अब ब्याज देखेंगे 8.1 का ये प्रश्न नंबर 5 है। देखेंगे दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13 बटे का 12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होंगे? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो इसके अलावा है तो इसके अलावा हमें पांच त्रिकोणमितीय अनुपात और ज्ञात करने होंगे। तो वो पांचों कौन है? जैसे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, कोसेक थीटा फिर कॉट थीटा। यानी इन सब की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अन्य सभी का अर्थ होगा कि इतने की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो हम देखते हैं कि क्या ज्ञात है। सबसे पहले ये देखेंगे कि सेक थीटा बराबर जो होता है वो होता है कर्ण बटे का आधार। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यह 13 बटे का 12 लिखा हुआ है। तो जो कर्ण की वैल्यू पता है वो 13 पता है और आधार की जो वैल्यू है वो 12 पता है। तो यहाँ से हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हमें लंब चाहिए। तो लंब बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से हम लगाते हैं सूत्र को। तो यहाँ से देखिए 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसके हिसाब से हम करेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर ये कितना होगा? 13 प्लस का 12 और ये 13 माइनस का 12। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 25 गुणे का 1। अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये देख लेते हैं कि ये 25 गुणे का 1 होगा। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 5 गुणे का 5 होगा। अब इसका वर्गमूल आ गया केवल 5। तो हमारा लंब ज्ञात हो गया। जो लंब की वैल्यू ज्ञात हुई वह 5 ज्ञात हुई। अब यहाँ से हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो निकालना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू कितनी है? लंब की वैल्यू अभी ज्ञात की गई है तो 5 ज्ञात किया गया। तो 5 बटे का ये हो गया हमारा
कर्ण की जो वैल्यू है वो 13 है, तो यहाँ से 13 रख देंगे। तो जो हमारा साइन थीटा की वैल्यू आई वह 5/13 है। वो क्या है? 5/13। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि cos थीटा का जो मान होगा वो हमें पता होना चाहिए कि आधार बटे का कर्ण होता है। तो आधार का जो मान है वो 12 दिया गया है और कर्ण का मान जो है वो 13 है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये 12/13 ज्ञात हो गया cos थीटा की वैल्यू 12/13। अब यहाँ से हमें अगला ज्ञात करना है tan थीटा बराबर हमें पता है कि लंब बटे आधार होगा। तो यहाँ से हमें लंब अभी पता चला है वो 5 का हो गया हमारा आधार की वैल्यू 12 दिया हुआ है, ये 5/12 हो गया। तो ये tan थीटा का मान 5/12 आ गया। अब आगे और देखते हैं हमें क्या ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है कोसेक थीटा। ये हमारा साइन का अपोजिट होता है, तो साइन का हमें उल्टा करके रख देना होगा, इसी का उल्टा करके रख देना होगा। तो ये हमारा कर्ण 13 है, 13 ये 5 आएगा लंब, तो इसका मान ज्ञात हो गया, ये 13/5 हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे ये कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा जो होता है वो tan का अपोजिट उल्टा होता है, tan का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ से हम tan का व्युत्क्रम करेंगे, यानी अंश का हर और हर का अंश बना लेंगे। तो यहाँ से ये 12 जो हमारा आएगा वो 5 आएगा, 12/5। जो ऊपर लिखा हुआ है वो हमारा है आधार बटे का लंब है। इस तरह से हमें ज्ञात हो गया कि कॉट थीटा बराबर 12/5। ये हमारा आंसर हुआ। अब यहाँ हम देखेंगे कि अभ्यास प्रश्न 8.1 का ये प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। यदि A और B न्यूनकोण हो तो उसके बाद जहाँ A बराबर B तो दिखाइए कि कोण A बराबर है कोण B। अब हम देखेंगे इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस समकोण त्रिभुज में यह A और B न्यूनकोण की जगह पे रखेंगे। A और B ये न्यूनकोण हो गया, ये C हमारा समकोण है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि हमें कोण A का मान और कोण B का मान दोनों न्यूनकोण पता है। अब यहाँ से हमारे पास जो लिखा हुआ है कि यदि cos A की बात की जाए तो cos A बराबर जो होगा उसके लिए ये लंब होगा, cos A के लिए जो ये होगा वो लंब होगा, और यहाँ आपका आधार होगा और ये आपका कर्ण होगा, ये ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि cos A बराबर यदि लिखना होगा तो हमें लिखना होगा कि BC बटे का, देखिए हमारा आधार बटे कर्ण होता है, तो ये कितना हो जाएगा BC/AB, ये हमारा ज्ञात हो गया। और उसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कि cos B की वैल्यू, तो cos B बराबर हमें पता होना चाहिए कि cos B के लिए यदि हम लिखें तो ये सामने वाला जो भुजा हो जाएगी ये लंब हो जाएगी cos B के लिए, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगी। इस B के लिए ये आधार होगा, तो अब जरा ध्यान से देखिए कि cos B का जो मान लिखना है हमें, तो आधार बटे का क्या होना चाहिए? कर्ण होना चाहिए। तो यह CB बटे का क्या हो जाएगा? AB या DA। इस तरह से हम देख लिए। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अब देख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि cos A जो है cos B के क्या है? बराबर है। तो यहाँ से हम cos A cos B का मान रखेंगे, तो BC बटे का AB बराबर है CB बटे का AB। अब यहाँ से देखेंगे AB से AB कैंसिल कर देते हैं, ये AB से AB कैंसिल हो गया। तो हमारा आ गया क्या चीज़ कि BC बराबर है CB के। तो इस तरह से किसी भी त्रिभुज में यदि हम इसी त्रिभुज में देखें कि यहाँ A लिखा हुआ है, ये हमारा B लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा ये C लिखा हुआ है,
ये क्या लिखा हुआ सी। और इसमें हमें दिखाई देने लगा कि यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो यह दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होने पर उनके सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। अतः ए सी के सामने का कोण जो है वो बी है और बराबर होगा सी बी के सामने का कोण जो है वो ए है। अतः ए कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ अभ्यास 8.1 का ये प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो फर्स्ट साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू का 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू का 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ कि काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना। यहाँ एक ही सवाल में दो प्रश्न दिए गए और दोनों को हमें हल करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया गया है। हमारा कॉट थीटा का जो मान दिया गया वो 7/8 दिया हुआ। तो काट का अर्थ क्या होता है? काट का अर्थ होता है ये ऊपर वाला जो हमें मिला हुआ है यह आधार है, आधार, और नीचे का जो मिला हुआ है वो हमारा लंब है, ये लंब है। ठीक, इस तरह से हम देख रहे हैं आधार और लंब ज्ञात हुआ है, परंतु कर्ण नहीं ज्ञात है तो हमें कर्ण को निकालना होगा। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं ये 64 हो गया और प्लस ये 49 हो गया। अब इसका अंडर रूट हमें ज्ञात करना है। इसको हम यदि जोड़ेंगे तो ये 3 आने वाला है और इसको जोड़ते हैं क्योंकि इन दोनों का जोड़ 13 हुआ, 13 को 3 लिखेंगे और इन दोनों का जोड़ 10 हुआ, 10 में 1 जोड़ेंगे तो यह हमारा 11 आने वाला है, ये 113 आ गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड तो होने वाला ही नहीं है। तो अब हम आगे देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 को कैसे हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 को हल करने के लिए देखते हैं 1 प्लस का साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन थीटा बटे का ये 1 प्लस का कॉस थीटा और ये बटे का क्या लिखा हुआ है, ये हमारा ज्ञात है 1 माइनस का कॉस थीटा। यदि हम इनका गुणनफल करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें ये बात पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो अब हम देखेंगे कि यह वर्ग अंतराल के रूप में है, एक ब्रैकेट में जोड़ा गया वही चीज एक ब्रैकेट में घटाया गया है। तो यहाँ से हम सीख सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा होगा बटे 1 और माइनस का ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इस तरह से हम देखते हैं ये वैल्यू। तो हमें यहाँ से सबसे पहले ये ज्ञात कर लेना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का मान ज्ञात करते हैं। साइन थीटा बराबर जो होगा वो लंब बटे का क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब हमारा 8 दिया हुआ, 8 बटे का ये कर्ण अंडर रूट में 113 दिया हुआ। यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग करें तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया ये 64 बटे का 113, क्योंकि कांडी हट जाएगी वर्ग करने पर। और इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कॉस, कॉस थीटा बराबर होता है आधार, आधार बटे का कर्ण हम ज्ञात करेंगे तो ये 7 बटे का अंडर रूट में 113 हुआ। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया हमारा 49 बटे का 113 है।
तो यह दोनों का दोनों वैल्यू इसमें रखेंगे तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 1 माइनस का ये हमारा आ गया यानी 64 बटे का 113 बटे ये हो गया 1 माइनस का यह 49 बटे का ये 113। अब यहाँ से हम देखेंगे कि इसका एलसीएम लेते हैं, इसका लसअप ज्ञात करते हैं। तो इसका लसअप ज्ञात करेंगे तो कितना होने वाला है, इसका लसअप निकालते हैं तो हम देखेंगे कि 1 का और 113 का लसअप 113 ही होने वाला है। तो यहाँ 113 लिखते हैं और 1 से डिवाइड करेंगे तो 113 ही आने वाला है। इसमें गुणनफल करेंगे तो 113 माइनस का ये 64 हुआ और पूरे के बटे फिर से 113 की बात करेंगे और फिर इससे डिवाइडेड करेंगे तो 113 ही आने वाला है। तो 113 में से हम घटा देंगे 49। तो यहाँ से देखते हैं कि 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया। तो फिर हम ज्ञात करते हैं कि ऊपर इसको घटाने पे, तो इसको घटाने पर 113 में से यदि हम 64 को घटाएं तो ये 13 में से 4 को घटाएंगे तो 9 आया और यहाँ से 10 में से 6 जो 49 हो गया बटे का। यहाँ से डिफरेंट करेंगे तो 13 में से हम 9 को घटाते हैं तो ये आएगा हमारा 4 और इसमें से घटाते हैं तो ये आएगा 49 बटे का 64। जो ये पहला आंसर हो गया, ये हमारा पहला आंसर है। अब दूसरे आंसर की बात करेंगे तो दूसरा प्रश्न जो इसमें दिया हुआ है वो सेकंड प्रश्न ये कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमें पता है कि कॉट थीटा का जो मान होता है, कॉट थीटा का जो मान होता है वो ये होता है कि आधार बटे का लंब। तो यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग करें तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। तो इसी तरह से आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर आएगा। फिर अब यहाँ से मान रखते हैं तो आप देखेंगे कि आधार की जो वैल्यू है वो हमारी 7 थी, तो यह हम करेंगे 7 का स्क्वायर और बटे लंब की जो वैल्यू है वो 8 थी, तो 8 का हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। 7 का 49 बटे 8 का 64 है, यह हमारा आंसर रहा। यहाँ से हम अभ्यास 8.1 का ये देखेंगे 8वां प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे का 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है, यानी दोनों पक्ष बराबर है या नहीं है, ये हमें जांचना है इस प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पे जो दिया गया है सबसे पहले उसी को लेके हम हल करते हैं। तो यहाँ से हमें जो दिया गया वो 3 cot a बराबर 4 लिखा गया, इससे डिवाइड करेंगे तो ये cot a बराबर ये 4 बटे का 3 यह ज्ञात हुआ। तो हमें cot से ये पता चलता है कि ऊपर का लिखा हुआ हमारा आधार है और नीचे का जो लिखा हुआ है वो हमारा लंब है, ये लंब है। अब हमें ज्ञात ये करना है कि हमारा कर्ण क्या होगा। तो कर्ण ज्ञात करना है तो अंडर रूट में हम देखेंगे कि लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस इस 4 का स्क्वायर करेंगे। तो ये हो गया 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 होगा और प्लस 4 में 4 का तो ये 16 हो गया। दोनों को हम यदि जोड़ देते हैं तो ये मिलेगा 25 और इसका वर्गमूल हम ज्ञात करते हैं तो ये वर्गमूल होता है 5। तो हमें जो कर्ण मिला वो 5 मिला और यहाँ से देखें आधार मिला 4 और लंब मिला है हमारा 3। अब हमें जांच कर ये लाना है कि क्या ये दोनों पक्ष बराबर हैं आपस में। तो यहाँ से देखेंगे 1 माइनस का tan स्क्वायर a बटे का 1 प्लस का tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से हमें देखना है कि tan एक बराबर क्या होता है। तो 1 माइनस tan की जो वैल्यू होती है वह लंब बटे का आधार होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि tan का जो मान होता है, इधर देख लेते हैं, tan a का जो मान होगा वो हमारा आएगा लंब बटे का आधार, ये लंब बटे का आधार। तो लंब हमारा दिया गया है 3, ये 3 बटे का ये 4, तो हम इसकी जगह पे 3 बटे 4 लिखेंगे
3/4 का स्क्वायर कर लेंगे और बटे यहाँ से 1 प्लस का ये 3/4 का हम फिर स्क्वायर करेंगे और ये बराबर। अब हमें पता करना है कि cos A की वैल्यू क्या होगी। cos A की जो वैल्यू होगी वह हमें पता है कि आधार बटे का कर्ण होता है। तो यह हम जानते हैं कि आधार बटे का कर्ण होता है। तो यहाँ आधार की जो वैल्यू है वो 4 दिया गया है और कर्ण की वैल्यू 5 आई है। तो यहाँ इसकी जगह पे हम रखेंगे कि 4/5 का ये क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे और माइनस का यहाँ पे हम देखेंगे ये साइन लिखा हुआ है। तो साइन जो साइन ए बराबर होता है वो क्या होता है कि हमारा लंब 3/5 होता है, क्योंकि ये लंब है और ये हमारा कर्ण है, यानी लंब बटे का कर्ण जो होता है वो उतना है। तो ये 3/5 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब इनको हल करने पे हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों पक्ष बराबर है या नहीं है। तो इसका स्क्वायर करते हैं तो ये देख लेते हैं 1 माइनस का ये 9/16 और बटे यहाँ पे 1 प्लस का 9/16 देखते हैं ये हमारा है 16/25 और इधर माइनस 9/25। अब यहाँ से देखिए 16 कम 16, तो 16 में से आपको 9 को घटाना होगा बटे का 16, फिर उसके बाद 16 कम 16 प्लस का 9 बटे का 16। यहाँ से 16 से 16 कैंसिल आउट कर लेंगे। यहाँ से देखते हैं हर बराबर है तो अंश को आपस में घटाएंगे तो ये 16 माइनस का 9 बटे का 25। यहाँ से घटाने पे हमें मिला कितना मिला कि 16 में से 9 को घटाएंगे तो ये 7 मिला और बटे का ये 25। यहाँ से फिर देखते हैं यहाँ का जो डिफरेंट है वो हमारा 7 आया और यहाँ जोड़ने पर ये हमारा 25 आ गया, यानी दोनों पक्ष हमारा बराबर नजर आ रहा है 7/25। LHS बराबर RHS, अतः यह है यानी दोनों पक्ष बराबर है। यहाँ पे अभ्यास 8.1 का हम देखेंगे। यह प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो इसमें पहला सवाल दिया हुआ है sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू क्या होगी। दूसरा सवाल दिया हुआ cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू क्या होगी। चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला काम हमें करना होगा कि एक त्रिभुज बनाना होगा जिसमें B जो है वो समकोण होना चाहिए। तो यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कोण B हमारा समकोण के जगह पे होगा, ठीक। और बाकी A यहाँ रख सकते हैं, C यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि दिया क्या है कि tan A की जो वैल्यू दी गई है वो 1/√3 दिया हुआ। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला हमें लंब पता है और नीचे वाला जो है वो आधार पता है, आधार, ठीक। तो यहाँ से देखिए कि यह A को इंगित कर रहा है, इसलिए यहाँ से हम देखेंगे इसके सामने वाला जो होता है वो लंब होता है। तो इसका लंब 1 पता है और यहाँ आधार है, तो आधार का जो मान दिया गया वो √3 दिया गया। तो हमें कर्ण नहीं पता है, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है और कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण नहीं पता है तो कर्ण हमें ज्ञात करना चाहिए पाइथागोरियस प्रमेय से। तो यहाँ पाइथागोरियस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर करेंगे और प्लस का आधार का स्क्वायर करेंगे, आधार का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं लंब हमारा दिया गया है, लंब हमारा 1 है तो 1 का हम स्क्वायर करेंगे प्लस आधार दिया गया √3 का, इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, परंतु √3 का जो स्क्वायर होता है वह रूट हट जाती है, तो ये 3 हो गया। यहाँ से ये √4 आया जिसका 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये हमारा कर्ण निकल के आ गया। अब जब कर्ण निकल के आ गया और हमारे पास लंब और आधार पहले से ज्ञात था, तो अब हम सवाल को हल करेंगे। इसमें से पहले सवाल को हम लेते हैं और हल करते हैं। पहला जो सवाल हमारा लिखा हुआ है वही है
कि साइन ए कॉस सी और प्लस कॉस ए साइन सी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो साइन ए की वैल्यू हमें जब ज्ञात करनी है तो इस साइन ए से हमें ये लंब ज्ञात हो रहा है, यह आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि लंब बटे का कर्ण। तो कर्ण अभी ज्ञात किए हैं। तो यहाँ से देखिए ये लंब है, ए के लिए लंब है, तो यहाँ से 1 बटे का हम कर्ण लिखेंगे। तो कर्ण हमारा 2 आया है तो ये 2 लिखेंगे इनटू का यहाँ से कॉस सी। अब इसके लिए कॉस सी का इस्तेमाल करेंगे तो आधार 1 है और लंब जो हमारा है इस सी के लिए ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो हमें कॉस सी की जो वैल्यू ज्ञात करनी होगी वह आधार बटे का कर्ण होगा। तो यहाँ से यह 1 बटे का हम ज्ञात करेंगे कि 2 होता है, क्योंकि कर्ण तो बदलता ही नहीं है, कर्ण तो कर्ण ही रहेगा। प्लस हमें cos a की वैल्यू अब देखेंगे। cos a की वैल्यू के लिए ये लंब था और ये आधार है। तो हमारा जो है cos a का मान ज्ञात करने के लिए आधार बटे कर्ण होगा। तो इसलिए हमें ज्ञात करना होगा कि कर्णी में 3 बटे ये 2 होता है इनटू साइन सी की वैल्यू। जहाँ से देखेंगे सी, साइन सी के लिए ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये हमारा 1 जो है वह आधार होगा। तो साइन के लिए होता है कि लंब बटे का कर्ण होता है। तो यहाँ से हमारा कर्णी में 3 बटे का ये 2 आया। अब यहाँ से हम करते हैं कि ऊपर की संख्या का ऊपर ही गुणा कर लेते हैं और नीचे की संख्या का नीचे ही गुणा करते हैं। तो ये 1 बटे का 4 हुआ और प्लस गुणा करेंगे तो ये अंडर हट जाएगा, ये 3/4 हो गया। अब यहाँ से देखते हैं दोनों का हर बराबर है तो अंश को आपस में जोड़ लेते हैं। तो यह 1 प्लस का ये 3 हो गया, बाई का ये 4 आया। तो इसे हल करेंगे 4 बाई का 4 हो गया, जो हमारा उत्तर निकल के आया 1, जो इसका उत्तर निकल के आया 1। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं तो देख लेते हैं इसका दूसरा प्रश्न। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं तो दूसरा प्रश्न देखिए हमारा क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि cos A cos C और माइनस sin A sin C है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि cos A की जो वैल्यू है वो कितनी है। तो cos A की वैल्यू अभी ऊपर वाले प्रश्न में हम ध्यान से देखेंगे cos A की वैल्यू लिखे थे, कितना था हमारा कौड़ी में 3 बटे का 2। और फिर उसके बाद देखिए cos C की वैल्यू, cos C की वैल्यू हम यहाँ लिखे हुए हैं, जरा ध्यान से देखिएगा cos C की वैल्यू। अब यहाँ से cos C की वैल्यू जो हमें मिली थी वह 1/2 मिला था, माइनस का sin A की वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। sin A की वैल्यू हम इसे यहाँ से उठा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो गया इनटू का C की वैल्यू, sin C की जो वैल्यू है वो कर्णी में 3 बटे का ये 2 है, कर्णी में 3 बटे का ये 2 है। यहाँ से अब ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, नीचे का नीचे, तो ये कर्णी में 3 1 कम 3 और ये 2 दूना का 4 हो गया और माइनस का ये कर्णी में 3 1 कम कर्णी में 3, ये 2 दूना का 4। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, इसकी वैल्यू क्या आई 0 आई। यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR, इन दोनों का योगफल जो दिया गया वो 25 दिया गया है। यदि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, साइन P की वैल्यू क्या होगी, cos P की वैल्यू क्या होगी, tan P की वैल्यू क्या होगी, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले दिया गया है त्रिभुज, इस त्रिभुज को हम ज्ञात करेंगे कि और बनाएंगे, देखेंगे क्या होता है। तो हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें समकोण जो है वह हमारा Q है और यदि हम इसे P माने तो ये R होगा। यहाँ से यानी PQ, जो PQ की वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद Q R का कोई मान नहीं पता है एक्चुअल में, इसे Y मानते हैं और R से P की भी कोई मान नहीं दिया गया, इसे x मान लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसमें यदि
तीनों भुजाओं में हम संबंध की बात करते हैं तो तीनों भुजाओं की जो संबंध की बात है वो पाइथागोरस प्रमेय है। तो जो 90 अंश के सामने का भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं और ये कर्ण है और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा यक्स स्क्वायर हो गया। फिर अन्य दो भुजाओं के वर्गों तो ये वाई स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर दोनों के योगफल के बराबर होता है। तो अब हम इसे इधर ट्रांसफर करते हैं तो यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये हमारा 25 है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो वर्ग अंतराल यक्स प्लस ये वाई और एक ब्रैकेट में यक्स माइनस वाई आया ये बराबर हमारा 25 है। यदि हम इसे समीकरण 1 माने तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमें प्रश्न में दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर ये 25 के बराबर है। तो यहाँ से पी आर जो पी आर की वैल्यू है वो क्या है हमारा यक्स है प्लस ये वाई बराबर ये हमारा 25 दिया हुआ है। अब हम समीकरण 1 में इसका मान रख देते हैं तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो समीकरण 1 से देखेंगे कि यक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में यक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में है तो ये हमारा हो गया 25। अब यहाँ से इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं कि 25 यदि रखते हैं तो यक्स माइनस वाई की वैल्यू ज्ञात होगी ये हमारा 25 हो गया। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यक्स माइनस वाई का जो मान आया वो 1 आया। ये समीकरण हमारा बना यानी 2 और ये समीकरण 2 है और यहाँ बना 3। तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करते हैं तो समीकरण 2 तथा 3 को आपस में जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ जोड़ने पर देख लेते हैं ऊपर यहाँ से यक्स प्लस वाई बराबर 25 दिया हुआ है यक्स माइनस वाई बराबर हमारा 1 दिया हुआ है। इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये 2x बराबर कितना आया ये 26 आ गया। तो यक्स बराबर ये हमारा मिला 13 और यक्स का मान समीकरण 2 में या 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में रखने पर जब 3 में रखेंगे तो देखते हैं यक्स माइनस वाई बराबर 1 यक्स बराबर हमें 13 रखना है माइनस का y बराबर 1 है। इसको उधर लेके जाते हैं इसको इधर लाते हैं तो यह 13 माइनस का 1 बराबर y के तो यह y बराबर हमें मिला 12। y की जो वैल्यू मिली वह 12 मिली ठीक और यक्स की जो वैल्यू मिली वो 13 मिली। तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमें कर्ण जो ज्ञात हुआ कर्ण बराबर वो 13 और उसके बाद अब यहाँ से देखेंगे कि ये P का जो यदि P कोण को लिया जाए तो ये y जो है वो लंब है y क्या है लंब है तो y लंब है तो ये लंब बराबर हमें ज्ञात हो गया है 12 और हमें पहले से आधार पता है आधार का वैल्यू पहले से पता है जो है 5 ठीक। अब यहाँ से हमें साइन P की वैल्यू ज्ञात करनी थी तो साइन P की वैल्यू क्या होगी तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि साइन P बराबर होता है लंब बटे का कर्ण। तो यहाँ लंब हमें पता है कि यह 12 दिया गया है और कर्ण जो पता है वो 13 आया है। तो यह हमारा साइन P की जो वैल्यू हुई वह 12 बटे का 13 आया। फिर उसके बाद हमें ज्ञात करना है cos P तो cos P की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी तो यह होता है आधार बटे का कर्ण। हमें आधार पता है 5 तो ये 5 बटे का 13 तो cos P का जो मान निकल के आया 5 बटे का 13 निकला। यहाँ से अब देखेंगे कि हमें ज्ञात करना है tan P की वैल्यू। tan P बराबर हमें पता है कि लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि लंब की जो वैल्यू दी गई है यह हमारा 12 है और आधार की वैल्यू जो दिया गया वो 5 है। तो यह tan P की जो P का मान आया वो 12 बटे 5 आया 12 बटे 5 आया। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे।
यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है वो हम बताने की कोशिश करेंगे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी जान सकें।